हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू एम इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 यूनिट 8 थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो दिस साइड मीनाक्षी, अ प्रोफेशनल एजुकेटर, एंड मेरा मिशन है आपकी यूपीएससी जर्नी को इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड इंस्पायरिंग बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल में। टॉपिक है हमारा यूनिट 8 थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम फुल कवरेज करेंगे सिलेबस की विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड पीवाईक्यूज। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन प्याजे जो हैं साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने ये डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इन्होंने जो डेवलपमेंट की थिंकिंग एबिलिटीज हैं चिल्ड्रन की, इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नंबर 1 स्टेज है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो है आपकी 0 से 2 इयर्स तक के बच्चों में होती है। ठीक है, मतलब कि इसमें बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है। ओके, सेंसेस एंड एक्शंस के थ्रू सीखता है इसमें बच्चा। और सेंसेस मतलब कि अपनी आईज के थ्रू, नोज के थ्रू, ईयर के थ्रू, इन सब के थ्रू बच्चा सीखना स्टार्ट करता है। और आप उन्हें एक्शन करके दिखाओगे बच्चों को, तो वो आपके एक्शंस को ऑब्जर्व करके सीखता है। ठीक है, और यही स्टेज होती है जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस भी पाया जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप बच्चे के सामने से हटा भी लोगे तब भी वो उसके सामने एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो आप बच्चे के लिए बॉल लेके आए हो और कुछ टाइम के बाद आपने उस बॉल को बच्चों की नजरों से छुपा दिया है, तब भी बच्चे को पता रहेगा कि बॉल एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट बच्चे के सामने नहीं भी है तब भी वो एग्जिस्ट करेगा, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आपकी इसी स्टेज में पाई जाती है। ठीक है, और जो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज भी बच्चा करता है वो इसी स्टेज में करता है। तो ये स्टेज इंपॉर्टेंट है और इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 to 7 इयर्स तक होती है। मैं आपको प्री ऑपरेशनल एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को डिटेल में भी नेक्स्ट स्लाइड में कराऊंगी। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल 2 to 7 इयर्स तक होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 इयर्स तक होती है। इसमें बच्चा ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है बच्चे की, इमेजिनेशन ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब बच्चा इमेजिनेशन करने लग जाता है। ठीक है जी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग होती है, मतलब लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है बच्चा, जो कि प्री ऑपरेशनल में वो लॉजिक लगाना स्टार्ट नहीं करता है, इलॉजिकल होता है बच्चा। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी, और कंजर्वेशन बच्चों को समझ आती है। तो कंजर्वेशन को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, कंजर्वेशन होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 के बाद के ईयर्स में होती है, मतलब 12 साल से आगे ऊपर की एजेस में फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट होती है एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चों की। एब्स्ट्रैक्ट मतलब बच्चा बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर सोचने लगता है, एब्स्ट्रैक्टली सोचने लगता है। उसकी उसकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल कॉन्क्रीट नहीं रहती है। कॉन्क्रीट मतलब श्रिंकिंग थिंकिंग नहीं होती है उसकी, ओपन थिंकिंग हो जाती है, वो नई नई क्रिएटिव चीजें सोच पाता है। ठीक है, एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि जब बच्चा खुद से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाता है, खुद आप उसको कोई प्रॉब्लम दो और वो खुद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेगा बच्चा, तो मतलब कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप हो गई है बच्चे के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग दैट वाटर वॉल्यूम्स रिमेन सेम इन डिफरेंट शेप्ड ग्लासेस। इसका मतलब है कि चाइल्ड ये समझ पाता है कि जो वाटर की वॉल्यूम है, अगर आप अलग अलग शेप की ग्लासेस में भी रख दोगे, मान लो एक ग्लास ये है और एक ग्लास ये है, अलग अलग शेप की ग्लासेस में भी रख दोगे तो इसमें देखो पानी भरोगे तो सेम लेवल, सेम जो पानी होगा सेम अमाउंट का इस लेवल तक जाएगा और इसमें सेम अमाउंट का पानी इस लेवल तक जाएगा। तो बच्चे को ये वाला ज्यादा लग जाता है दोनों में सेम अमाउंट वाटर, लेकिन बच्चे को ये वाला ज्यादा लगेगा। ये वाला ज्यादा लग रहा है मतलब कि अभी उसमें कंजर्वेशन की समझ नहीं आई है, वो प्री ऑपरेशनल है।
और जब बच्चे को लगेगा कि दोनों में ही बस ग्लास का साइज चेंज कर दिया गया है, जबकि वॉल्यूम दोनों में सेम है, मतलब वाटर अमाउंट दोनों में सेम है, मतलब बच्चा आप कंजर्वेशन को समझ पा रहा है। आपको कंजर्वेशन क्लियर हुआ? कंजर्वेशन क्या होता है? तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का एग्जाम्पल है कि चाइल्ड समझ पा रहा है कि आप अलग अलग ग्लासेस में भी अगर पानी को डालोगे तब भी वो सेम अमाउंट में ही रहेगा, बस शेप एंड साइज चेंज हो गया है लेकिन वाटर अमाउंट सेम ही रहेगा। मतलब बच्चे को कंजर्वेशन समझ आ रही है। अगर कंजर्वेशन समझ आ रही है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और कंजर्वेशन अगर समझ नहीं आ रही है तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो चलिए इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम प्री ऑपरेशनल एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बाकी सेंसरी मोटर एंड फॉर्मल ऑपरेशनल आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें मतलब फॉर्मल में ना बड़े लेवल पर एब्स्ट्रैक्टली बच्चा सोचने लगता है एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग हो जाती है, बच्चा खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्री ऑपरेशनल एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इन दोनों स्टेजेस को हम साथ में रख के इनके डिफरेंसेस को देखेंगे। ठीक है जी, इन दोनों की कंपैरिजन करके। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज मैंने बताया 2 to 7 ईयर्स की एज में होती है, जबकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स की एज में पाई जाती है बच्चों के अंदर। प्री ऑपरेशनल में बच्चे की जो सेंट्रेशन है, सेंट्रेशन होता है बच्चे के अंदर, मतलब वो दो चीजों पर एक साथ फोकस नहीं कर पाता, फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। वो सिचुएशन को देखते हुए एक ही एस्पेक्ट, सिचुएशन की एक ही तरफ को देख पाता है। दो तरफा सिचुएशन के मतलब दोनों साइड को वो नहीं देख पाता, और एक ही साइड को देख पाता है, एक ही चीज पे एक बार में एक ही चीज पे फोकस कर पाएगा, मतलब सेंट्रेशन है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में डिसेंट्रेशन होती है। डिसेंट्रेशन का मतलब होता है कि वो मल्टीपल एस्पेक्ट को देख पाता है, मतलब एक साथ ही उसे बहुत सारी चीजें भी दे दोगे तो भी वो उन पे फोकस कर पाएगा। और इसी को हम बोलते हैं डिसेंट्रेशन, कि वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स पर भी फोकस कर पाता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन का मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई। ठीक है जी, आप ध्यान से देखेंगे इसे। मेरे पे डॉट अच्छे से बन नहीं पा रहे, बट आप समझ जाना। ठीक है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एक और मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगी। एक सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, डॉटेड लाइन ध्यान से देखना आप। ये मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई। ज्यादा बन नहीं पा रही है क्योंकि मैं माउस का यूज तो कर नहीं रही हूँ, मैं सीधा लैपटॉप से यूज कर रही हूँ। ठीक है, स्पीड स्लो हो जाती है लैपटॉप में। चलो, तो आप समझ जाना स्टूडेंट्स, एक लाइन मैंने ये बना दी। एक लाइन मैंने ये बनाई और दूसरी लाइन मैंने ये बनाई। अब बच्चे से आप पूछोगे कि कौन सी लाइन में डॉट्स ज्यादा है, तो इसमें तो 7 डॉट्स हैं और इसमें 6 डॉट्स हैं। लेकिन जो छोटा बच्चा होगा ना, देखो ज्यादा वैसे इस वाली लाइन में डॉट है, लेकिन जो छोटा बच्चा होगा वो इस लाइन वाले में, इस लाइन में ज्यादा डॉट्स बताएगा, नीचे वाली लाइन में इसमें ज्यादा डॉट्स बताएगा, क्योंकि वो जो बच्चा है उसके अंदर सेंटरेशन है, वो दो चीजों पे, दोनों लाइन पे एक साथ फोकस नहीं कर पा रहा, दो चीजों पे एक साथ फोकस नहीं कर पा रहा, उसे बस ये दिखाई दे रहा है कि ये लाइन बड़ी है और इसीलिए इसमें ज्यादा डॉट्स हैं, जबकि ये लाइन छोटी होने के बावजूद इसके अंदर डॉट्स ज्यादा हैं। ठीक है, तो जो बच्चा ये समझ पाता है कि लाइन बड़ी छोटी होने से कुछ नहीं होता, डॉट्स हम काउंट करते हैं तो इसमें ज्यादा डॉट्स पाए जा रहे हैं, तो अगर बच्चा इस कंसेप्ट को समझ पाएगा, मतलब कि उसमें डिसेंट्रेशन पाई जा रही है, और डिसेंट्रेशन का मतलब वो बच्चा कौन सी स्टेज में है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है। ठीक है जी,
कंसंट्रेशन किस में पाई जाती है? जब दो चीजों पे बच्चा एक साथ फोकस नहीं कर पाता तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। और डिसेंट्रेशन मतलब जब बच्चा बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे एक साथ फोकस कर पाता है तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म होता है, मतलब बच्चा खुद पे फोकस करता है, खुद मतलब खुद उसे अपने आप को मिरर में देखना, सब कुछ ये सब करना, मतलब खुद को पसंद करता है बच्चा इसमें, ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, खुद को ज्यादा पसंद करने लगता है और खुद के ही ओपिनियन को वो अच्छा समझता है, तो इसीलिए क्या होता है, डिफिकल्टी टेकिंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स। तो दूसरों के पर्सपेक्टिव को वो नहीं समझ पाता, उसे समझने में उसे डिफिकल्टी होती है, वो बस खुद की चीजों को ही समझ पाता है, ईगोसेंट्रिज्म। जबकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ईगोसेंट्रिज्म कम होने लग जाती है। ठीक है, दैट मीन्स बेटर एट सीइंग अदर्स व्यू पॉइंट्स, मतलब कि वो बच्चा सीखने लग जाता है दूसरों के व्यू पॉइंट्स को भी। अगर बच्चा दूसरों के भी व्यू पॉइंट्स को समझने लग जाए तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है। बट अगर वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहा, डिफिकल्टी आ रही है, ईगोसेंट्रिज्म पाई जाती है उस बच्चे में, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे बिलीव इन एनिमिज्म, मतलब कि एट्रीब्यूटिंग लाइफ टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है, एनिमिज्म का मतलब ये है कि वो नॉन लिविंग, जो मैंने ये वर्ड पढ़ा है ना इनएनिमेट, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी वो लिविंग समझने लगता है। जैसे आपने बच्चे को देखा होगा 2 to 7 years की एज तो वैसी ही होती है, जैसे आपने किसी बच्चे को डॉल दे दी, ठीक है, तो डॉल को भी वो ऐसे समझेगा, इतना प्यार करेगा डॉल को भी वो बच्चा, इतना मतलब अपना अपने साथ ही सुलाएगा, अपने साथ ही उसको खाना भी खिलाता है डॉल को, मतलब वो नॉन लिविंग को भी लिविंग समझ रहा है। उसको ऐसे लगता है कि इसको भी दर्द होता है, अगर इसको मारेंगे तो इसको भी दर्द होगा डॉल को भी, और अगर इसको प्यार करेंगे तो ये खुश होगी डॉल। तो मतलब वो बच्चा ऐसा समझता है कि इसके अंदर भी आत्मा है, इसके अंदर भी सोल है, ये भी सांस ले सकता है, तो मतलब कि नॉन लिविंग को भी वो लिविंग समझता है, एनिमिज्म में बिलीव करता है। मतलब कि नॉन लिविंग, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना इस पत्थर में भगवान है, तो यही वाली बात बच्चों में पाई जाती है कि वो नॉन लिविंग को लिविंग समझ बैठता है बच्चा, तो बिलीव इन एनिमिज्म, एनिमिज्म में उसको बिलीव होता है। जबकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में एनिमिज्म नहीं पाया जाता है, उसे समझ आ जाती है कि ये नॉन लिविंग है एंड ये लिविंग है। ठीक है जी, इसमें देखो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रिवर्सिबिलिटी होती है, दैट मीन्स एबिलिटी टू थिंक इन वन डायरेक्शन एंड बैक अगेन, मतलब कि ये एबिलिटी होती है, रिवर्स कर पाता है बच्चा। जैसे बच्चे को पता चल जाता है कि अगर पानी से आप बर्फ बना पा रहे हो तो बर्फ को भी पानी में कन्वर्ट कर पाएंगे, रिवर्सिबल, बच्चा रिवर्सिबल के कंसेप्ट को समझ पाता है। ठीक है, मतलब वन डायरेक्शन में सोचता है और बैक अगेन, उसको बैक भी कर पाता है कि आइस से वाटर बनी और वाटर से दोबारा आइस बन सकती है। जबकि रिवर्सिबिलिटी के कंसेप्ट को प्री ऑपरेशनल स्टेज वाला बच्चा नहीं समझ पाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन टास्क। तो कंजर्वेशन मैंने आपको पहले समझा दिया है, जैसे मान लो इसमें मैंने इसमें मिल्क डाला और इस वाले ग्लास में मिल्क डाला, सेम अमाउंट का मिल्क डाला है, सेम वॉल्यूम मिल्क डाला है, लेकिन जब इसमें सेम वॉल्यूम मिल्क डालोगे तो ये ग्लास पतला होने की वजह से इसका लेवल हाई हो जाएगा। ये ग्लास इस ग्लास की ब्रेथ ज्यादा होने की वजह से, चौड़ा ज्यादा होने की वजह से इसका मिल्क लेवल लो हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल्क ज्यादा दिखाई दे रहा है जबकि सेम अमाउंट में है दोनों, लेकिन यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मिल्क कम दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो? तो जो छोटा बच्चा होगा सेम अमाउंट में मिल्क है, लेकिन जो छोटा बच्चा होगा वो कहेगा कि इसमें ज्यादा है, मैं ये वाले ग्लास वाला दूध पीऊंगा क्योंकि इस वाले ग्लास में ज्यादा मिल्क है, मैं इस वाले ग्लास का दूध लूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा मिल्क है। जबकि बड़े बच्चे को ये समझ आ जाएगी, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होगा, कि कोई सा भी ग्लास उठा लो दोनों में सेम है, तो वो समझदार होता है, तो उसको अगर आप इस वाले ग्लास में भी दोगे तो वो ले लेगा इजीली। समझ रहे हो? तो कंजर्वेशन छोटे बच्चों में लिमिटेड होती है, जो 2 to 7 years के प्री ऑपरेशनल के बच्चे होते हैं उसमें कंजर्वेशन की समझ नहीं होती है। वो ये नहीं समझ पाता, वो शेप साइज वॉल्यूम के कंसेप्ट को नहीं समझ पाता कि आप शेप साइज
चेंज भी कर दोगे तब भी वॉल्यूम सेम ही रहेगी, सेम अमाउंट में। ठीक है जी। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाला बच्चा इस कंसेप्ट को समझ पाता है, जो कि 7 to 11 ईयर्स की एज में होता है। आई होप आपको कंजर्वेशन, सेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन, ये सारी चीजें, एनिमिज्म वगैरह, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है जी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो प्री ऑपरेशनल का बच्चा जो होता है उसमें एनिमिज्म पाई जाती है, ईगोसेंट्रिक होता है, इरिवर्सिबल होता है, इलॉजिकल होता है, लॉजिक भी नहीं समझ पाता बच्चा, कंजर्वेशन की समझ नहीं होती, सेंट्रेशन पाई जाती है प्री ऑपरेशनल में। जबकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो सीरिएशन भी कर पाता है, क्लासिफिकेशन भी कर पाता है, लॉजिक भी लगा पाता है, रिवर्सिबल के कंसेप्ट को भी समझ पाता है, कंजर्वेशन भी समझ आ जाती है और डिसेंट्रेशन पाई जाती है, ईगोसेंट्रिज्म नहीं होता कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में बच्चा। तो ओवरऑल ये है दोनों स्टेजेस, प्री ऑपरेशनल एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। आई होप आपको दोनों में डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आई होप आपको प्याजे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने इतना डिटेल में समझाया, इतना डीपली समझाया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसको रिवाइज जरूर करें। ये प्याजे वाला जो टॉपिक है ना वो यूपीएससी में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कंसेप्ट फॉर्मेशन। ये एक टॉपिक का नाम है कंसेप्ट फॉर्मेशन। तो क्या होती है कंसेप्ट फॉर्मेशन? एक मेंटल कैटेगरी होती है यूज टू ग्रुप सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और आइडियाज। ठीक है। मतलब कि किसी चीज की समझ होना, उसको कैटेगराइज्ड कर पाना, सिमिलर ऑब्जेक्ट को ग्रुप वाइज डिवाइड कर पाना। समझ रहे हो? तो एक कंसेप्ट क्या है? एक मेंटल कैटेगरी है यूज टू ग्रुप सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और आइडियाज। मतलब सिमिलर जो आइडियाज होंगे उनको उनकी ग्रुपिंग कर पाता है बच्चा, सिमिलर इवेंट्स होंगे उनकी ग्रुपिंग कर पाता है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी ग्रुपिंग कर पाता है बच्चा। तो ये कंसेप्ट, कंसेप्ट फॉर्मेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? आइडेंटिफाइंग फीचर्स, रूल्स एंड पैटर्न्स। कि बच्चा हर चीज को एक खास पैटर्न से समझ पाता है, रूल्स से समझ पाता है, फीचर्स से समझ पाता है। तो कंसेप्ट को इन सारी चीजों से समझा जा सकता है। ये सारे कंसेप्ट फॉर्मेशन के टाइप हैं: सिंपल कंसेप्ट, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, कंजक्टिव कंसेप्ट, डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनल कंसेप्ट। ठीक है। हाँ, ये 5 टाइप के कंसेप्ट होते हैं: सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंजंक्टिव, डिसजंक्टिव एंड रिलेशनल। ठीक है। इनको अभी हम आगे हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, रिकॉग्नाइज ऑल एनिमल्स विद फर एंड 4 legs एज मैमल्स। तो बच्चा समझ पा रहा है कि जो भी एनिमल्स जिनके फर होते हैं और 4 legs होते हैं उनको हम मैमल्स के ग्रुप में डालते हैं। ठीक है। तो जिनके भी फर होंगे, जिन भी एनिमल्स के, और 4 legs होंगे, वो सभी मैमल्स होते हैं। तो वो बच्चा ग्रुपिंग कर पा रहा है, मतलब कंसेप्ट को समझ पा रहा है। ठीक है जी। कंसेप्ट का मतलब समझ आ गया, जिसमें हम सिमिलर ऑब्जेक्ट, सिमिलर इवेंट, सिमिलर आइडियाज की ग्रुपिंग करते हैं। अब आप सिंपल कंसेप्ट, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, कंजंक्टिव, डिसजंक्टिव एंड रिलेशनल को समझते हैं। तो सिंपल कंसेप्ट क्या होता है? सिंपल कंसेप्ट में हम एक ही फीचर या एक ही क्वालिटी पर फोकस करते हैं, एक ही फीचर या एक ही क्वालिटी पर बेस होता है सिंपल। जैसे मान लो सिर्फ रेड कलर वाले फ्लावर्स, सिर्फ रेड कलर वाले फ्लावर्स को देखते हुए हमने डिसीजन लिया, एक ही कंसेप्ट की बात हुई, एक ही फीचर की बात हुई, तो वो सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट में 2 या 2 से ज्यादा फीचर्स देखकर हम डिसीजन लेते हैं। जैसे कि हमें रेड कलर के फूल भी चाहिए और खुशबू भी आनी चाहिए उनमें से। तो दोनों कंसेप्ट को देखते हुए, 2 या 2 से अधिक चीजों को देखते हुए, अधिक फीचर्स को देखते हुए हम उस बेस पर डिसीजन ले रहे हैं। सिर्फ एक बेस पर नहीं, 2 या 2 से ज्यादा फीचर्स को देखकर डिसीजन ले रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। कॉम्प्लेक्स देखो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको कि थोड़ा जब हम ज्यादा फीचर्स देख लेते हैं तो डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स। ठीक है। एक ही फीचर को देख रहे हैं कि हमें सिर्फ रेड कलर के फ्लावर चाहिए, तो वो फटाफट डिसीजन ले लेंगे रेड कलर के फ्लावर्स
चुन के ले आएंगे, तो वो सिंपल कंसेप्ट। अब बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं कि रेड भी होना चाहिए, उसमें से खुशबू भी आनी चाहिए, और एक दो फीचर्स आप देख लो, तो ज्यादा फीचर्स को जब हम देखते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका कंजंक्टिव। कंजंक्टिव में क्या होता है, सभी कंडीशंस का होना कंपलसरी होता है, सभी कंडीशंस होनी चाहिए तभी कंजंक्टिव कंसेप्ट माना जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, तो ये तीनों ही चीज होगी तभी वो ट्राइंगल माना जाएगा। अगर एक भी इसमें से मिस हुआ तो वो ट्राइंगल नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि तीनों कंडीशंस का होना इसमें कंपलसरी है ट्राइंगल होने के लिए, तो हर कंडीशन का होना जरूरी होगा, तो वो कंजंक्टिव। ठीक है जी। डिसजंक्टिव में क्या होगा, किसी एक ही कंडीशन का होना इसमें इनफ होता है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो डिसजंक्टिव कंसेप्ट माना जाएगा। जैसे कि आप चाहे आपने एक एग्जाम दिया, उसमें 2 सब्जेक्ट आए हैं, उस एग्जाम में इंग्लिश आई है और मैथ आई है, तो अगर आप दोनों में से एक को भी पास कर लेते हो, या तो इंग्लिश में पास हो जाओ या मैथ में पास हो जाओ, दोनों में से एक में भी पास हो जाते हो तो आप ओवरऑल पास माने जाते हो। तो डिसजंक्टिव का मतलब समझ आया कि अगर आपने एक कंडीशन को भी फुलफिल कर लिया, या तो इंग्लिश में हो जाओ या मैथ में हो जाओ, दोनों में से एक को भी फुलफिल कर लिया, तो वो आपका कौन सा कंसेप्ट माना जाएगा, डिसजंक्टिव कंसेप्ट माना जाएगा। आई होप यू हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। रिलेशनल, रिलेशनल में क्या होता है, दो चीजों के बीच का हम रिलेशन देखते हैं, दो चीजों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। जैसे राम हैज मोर एप्पल्स देन श्याम, राम के पास श्याम से ज्यादा एप्पल्स हैं, तो दोनों के बीच में एप्पल्स मतलब रिलेशन देखा जा रहा है, कम ज्यादा का रिलेशन है दोनों के बीच में। कौन सा रिलेशन है, कम ज्यादा का रिलेशन है, कि राम के पास ज्यादा एप्पल्स हैं और श्याम के पास कम एप्पल्स हैं, तो दोनों के बीच में कम ज्यादा का रिलेशन है। तो रिलेशनल आपको कंसेप्ट समझ आ गया, मतलब रिलेशन बनना चाहिए, छोटा बड़ा या कम ज्यादा या ऊंचा नीचा, कोई भी रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशनल में दो चीजों के बीच का रिलेशन देखते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या होता है, मतलब कि हम लोग ना क्या करते हैं, दिमाग को एक कंप्यूटर समझते हैं, दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह माना भी गया है, क्योंकि जो हमारा माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो भी बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे हमारी जो थिंकिंग है इज सीन एज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, किसके थ्रू इंफॉर्मेशन को देखती है, हमारी थिंकिंग किसके थ्रू इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाती है। 3 स्टेजेस होती हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो पहले हम एनकोड करेंगे, मतलब किसी भी कंसेप्ट को समझेंगे, देन उसको स्टोर करेंगे, मतलब अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके माइंड में स्टोर करना। अब आप कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में पढ़ोगे और उसी लैंग्वेज में स्टोर करने की कोशिश करोगे, तो कॉम्प्लेक्स में थोड़ी ना आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो आपको पहले एनकोड करके मतलब समझना पड़ेगा कंसेप्ट को, फिर उसको इजी लैंग्वेज में अपने तरीके से माइंड में रखना पड़ेगा, ब्रेन में रखना पड़ेगा स्टोर करके, तभी वो लंबे टाइम तक स्टोर रह सकेगा और तभी आप उसे रिट्रीवल कर पाओगे। दैट मीन्स अपने माइंड से फिर उसको जब आपको नीड होगी तब उसको आप यूज कर पाओगे, डेटा को, जो भी डेटा आपने समझा उसको स्टोर किया, और जब आपको फिर नीड पड़ी तो आपने रिट्राइव किया, मतलब उसका यूज किया उस डेटा का। तो यूज आप तभी कर पाओगे, आप उसे रिवाइव तो तभी कर पाओगे ना जब आपके माइंड में वो डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, अपनी खुद की लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में स्टोर करके आप रखोगे, मतलब कि उसको कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल चीजों में ट्रांसलेट करके आप स्टोर करोगे, और तभी आप उसे एट लास्ट जब आपको जरूरत पड़ेगी उसको आप यूज में ला सकते हो। तो ये 3 स्टेजेस होती है, डेटा को समझो, समझो, स्टोर करो, एंड जब जरूरत पड़े यूज में लाओ। तो बिल्कुल जो हमारा माइंड है, ब्रेन है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है जी। तो स्टेजेस जैसे कंप्यूटर में होती हैं, इनपुट, आप इनपुट डालते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है और देन लास्ट में रिजल्ट लाके देता है आपको कंप्यूटर आउटपुट। ठीक है जी, उसी तरह हमारा ब्रेन है। एग्जाम्पल के लिए सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप यूजिंग लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब आपने मैथ प्रॉब्लम को पहले समझा, तो समझने वाला स्टेप कौन सा है, इनपुट, पहले समझा है, देन आपने स्टेप्स लगाए हैं, मतलब प्रोसेस किया है,
एंड देन उसका आंसर आपको मिला है, एट लास्ट आपको सॉल्यूशन मिला है, तो वो क्या हो गया, आउटपुट। मतलब कि प्रॉब्लम समझी, फिर आपने स्टेप्स लगाए एंड देन लास्ट में रिजल्ट आया, आउटपुट। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आई होप आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी अवेलेबल इंफॉर्मेशन से हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी अवेलेबल इंफॉर्मेशन से हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, उसी से हम लॉजिक लगा के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है जी, मतलब सोच समझकर कंक्लूजन निकालना। ठीक है, रीजनिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टू टाइप्स की रीजनिंग होती है, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं एंड इंडक्टिव रीजनिंग में स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। रूल से डिडक्टिव मतलब जो आपकी रीजनिंग होती है वो कॉन्क्रीट आप बोल सकते हो, और इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट में आप काउंट कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट मतलब बिल्कुल ओपन माइंडेड, और ये कॉन्क्रीट मतलब डिडक्टिव मतलब कॉन्क्रीट मतलब थोड़ी श्रिंक हुई रीजनिंग होती है ये। मतलब कि पहले आप रूल को याद करोगे देन एग्जाम्पल्स करोगे उसके। लेकिन इंडक्टिव में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल्स करोगे तो रूल अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले एग्जाम्पल्स किए आपने, उसके बाद रूल्स आपको अपने आप समझ आ जाएंगे। जैसे कि मान लो डिडक्टिव रीजनिंग में क्या हुआ, रूल है, रूल क्या है कि सारे क्रो काले होते हैं, सारे क्रो ब्लैक कलर के होते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आप फिर देखना शुरू करोगे, अच्छा ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। रूल क्योंकि हमने पढ़ा है सारे काले होते हैं, इसलिए ये भी काला है, ये भी क्रो काला है, ये भी क्रो काला है। लेकिन इसमें क्या होता है एग्जाम्पल में कि आप पहले ये देखोगे कि एक क्रो ब्लैक मिला आपको, दूसरा क्रो भी ब्लैक मिला, तीसरा क्रो भी ब्लैक मिला, चौथा क्रो भी ब्लैक मिला, तो रूल तक तो आप अपने आप पहुंच गए कि सारे ही क्रो ब्लैक होते हैं। आई होप आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव समझ आ गया होगा। इंडक्टिव में हम एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जाते हैं, और डिडक्टिव में रूल टू एग्जाम्पल। रूल टू एग्जाम्पल मतलब जनरल टू स्पेसिफिक, एंड इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपने सर्कल, आपको सर्कल का एरिया निकालना है, तो आप पहले रूल याद करोगे पाई आर स्क्वायर, है ना। सर्कल का एरिया निकालना है तो आप पहले एरिया का रूल याद करोगे, रूल क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसमें आप रेडियस और पाई की वैल्यू पुट करो तो एरिया निकल जाएगा। लेकिन आपको पहले से ही दो चार एग्जाम्पल आपने कर लिए कि आपने देखा एरिया निकल कैसे रहा है, तो रूल आपको पता चल गया कि इसका रूल है एरिया निकालने का पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, अगर आपने दो चार एग्जाम्पल पहले कर लिए तो रूल आपको अपने आप ही याद हो जाता है, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर आप एग्जाम्पल पहले करते हो। तो इसीलिए हम इसको इंडक्टिव बोलते हैं, मतलब ओपन माइंडेड थिंकिंग या ओपन माइंडेड रीजनिंग। और इसको हम डिडक्टिव बोलते हैं, मतलब कि कॉन्क्रीट रीजनिंग। ठीक है, तो डिडक्टिव कॉन्क्रीट रीजनिंग, इंडक्टिव एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ चैलेंज और ऑब्स्टेकल। किसी भी चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढना या किसी भी ऑब्स्टेकल का सॉल्यूशन ढूंढना, वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टेप्स क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब समझेंगे प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका प्लान बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर एग्जीक्यूशन करेंगे, मतलब उसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे, लागू करके देखेंगे, एंड देन एट लास्ट इवेल्युएशन करेंगे, मतलब उसकी जांच करेंगे। ठीक है, पहले समझेंगे प्रॉब्लम को, फिर प्लान बनाएंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, एंड एट लास्ट उसको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए choosing the fastest route using logic and past experiences। का मतलब क्या है कि आप घर से जाने का, घर से ऑफिस तक जाने का, मतलब कहीं भी जा रहे हो, मान लो घर से जाओ या ऑफिस से जाओ, तो आप लॉजिक लगाकर उसका फास्टेस्ट रूट और अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज करके सबसे जल्दी जाने वाला रास्ता ढूंढ ही लोगे।
ठीक है, सबसे जल्दी जानने वाला रास्ता आप ढूंढ ही लोगे लॉजिक लगाकर। तो ये क्या हो जाएगी, रीजनिंग हो जाएगी। और ये कौन सी रीजनिंग हो जाएगी, अगर आप रोज रोज उस रास्ते तक जा रहे हो, रोज रोज उस रास्ते पर जा रहे हो, मतलब बहुत सारे आपने एग्जाम्पल्स किए और एट लास्ट आपको रूल पता चल गया कि मैंने एक्सप्लोर किया है तो फास्टेस्ट रूट कौन सा है जाने का। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग हुई कि आपने पहले एक्सप्लोर किया, आप ओपन माइंडेड आपने तरीके से सोचा, आपने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज किया और फास्टेस्ट रूट फाइनली लॉजिक लगाकर ढूंढ लिया आपने। आई होप आप रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटिंग एंड हिंडरिंग फैक्टर्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स भी होते हैं और हिंडरिंग फैक्टर्स भी होते हैं। फैसिलिटेटिंग में आपका मोटिवेशन, नॉलेज, फ्लेक्सिबल माइंडसेट होता है एंड हिंडरिंग में फंक्शनल फिक्सिडनेस, मेंटल सेट एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। मतलब कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रुकावट डालती हैं चीजें, फंक्शनल फिक्सिडनेस एंड मेंटल सेट या इंफॉर्मेशन की कमी है आपके अंदर, तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रुकावट डाल रही है। जबकि अगर आपके पास मोटिवेशन है, आपके पास अच्छी नॉलेज है और फ्लेक्सिबल माइंडसेट, मतलब अगर एक तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो आप दूसरे मेथड को भी अपना लोगे। आपका माइंडसेट मतलब फ्लेक्सिबल है कि अगर एक रास्ते से आपको सफलता नहीं मिल रही तो वो सफलता पाने के लिए आप दूसरा रास्ता चूज करोगे, अपने माइंडसेट को फ्लेक्सिबल बनाओगे। ये नहीं कि आपने 10 साल बिता दिए, 20 साल बिता दिए एक ही रास्ते पर चल चल कर और सफलता नहीं मिल रही, फिर भी आप ये चीज समझे नहीं कि हमें रास्ता बदल देना चाहिए। जबकि फ्लेक्सिबल माइंडसेट अगर आपका होगा कि भाई एक ही रास्ते पर जाकर हमें सफलता नहीं मिल रही तो अपने माइंडसेट को चेंज करो, फ्लेक्सिबल बनाओ, दूसरे रास्ते पर चलकर कोशिश करो। हो सकता है एक रास्ते पर नहीं मिल रही तो दूसरे रास्ते पर सक्सेस मिल जाए। तो माइंडसेट फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी हेल्प करती है। जबकि हिंडरिंग जो होती है, फिक्स्डनेस होती है कि मतलब आप रुक चुके हो, एक ही रास्ते पर चल रहे हो और बार बार उसी पर चले जा रहे हो और आपको पता है कि इस रास्ते पर चलकर सक्सेस नहीं मिल रही, फिर भी आप बार बार उसी पर चले जा रहे हो, मतलब आपने अपने माइंडसेट को फिक्स कर लिया है, रोक दिया है माइंडसेट को, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हिंडर क्रिएट करेगी, मतलब रुकावट डालेगी। ठीक है जी, समझ रहे हो आप। एग्जाम्पल बता देती हूँ, बीइंग स्टक विद यूजिंग ओनली वन वे टू ओपन अ जार, ये है हिंड्रेंस, वर्सेस ट्राइंग न्यू वेज, अगर न्यू वेज को हम ट्राई करते हैं तो ये है फैसिलिटेशन। ठीक है, मान लो एक बोतल है और पानी की ही बोतल समझ लो, जो आती है ना बिस्लरी वाली, बिस्लरी वाली जो बोतल आती है बोतल। ठीक है, तो आपने बोतल का ढक्कन खोला, हाथ से खोल रहे हो, बार बार हाथ से खोल रहे हो, नहीं खुल रहा ढक्कन, हाथ से खोल रहे हो, नहीं खुल रहा ढक्कन। ठीक है, और बार बार हाथ से खोल रहे हो, तो ये आपकी हिंडर है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, इससे हिंडरिंग है और फिर भी आपका माइंडसेट फिक्स है, आप उसे चेंज नहीं कर रहे हो। तो ये हिंडरिंग है कि आप हाथ से खोलने की कोशिश कर रहे हो। जबकि आप नए नए तरीके लगाओगे, अपने माइंडसेट को फ्लेक्सिबल बनाओगे कि आपने हाथ से नहीं खुला तो आपने चम्मच यूज की, चम्मच से नहीं खुला तो आपने नाइफ का यूज किया, अलग अलग मेथड से खोल के देखा और फाइनली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये पानी का जो बोतल का ढक्कन है वो खुल जाता है। तो आपने नई नई तरीके, नए नए रास्ते अपनाए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब आपका माइंड सेट फ्लेक्सिबल है, आप चेंजेबल सिचुएशन में भी अपने आप को सरवाइव कर सकते हो, फ्लेक्सिबल माइंडसेट है। ठीक है, तो वो आपकी फैसिलिटेटिंग मानी जाती है। ठीक है जी, तो अगर एक तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो अपने तरीके को चेंज करके देखिए। अगर आप चेंज करने में कैपेबल हैं तो डेट मीन्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आप फैसिलिटेट हैं। बट आप बार बार एक ही तरीके को यूज कर रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा तो वो हिंडरिंग है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि हम जब तक ट्राई करेंगे जब तक कि सक्सेस नहीं मिल जाएगी, ट्रायल एंड एरर, बार बार गलतियां करेंगे, कोशिश करेंगे, फाइनली सक्सेस मिल जाएगी। एल्गोरिदम में क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप गारंटेड मेथड, तो ये गारंटेड मेथड होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप इसमें हम चलते हैं। ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, रूल ऑफ थंब, मतलब शॉर्टकट यूज करते हैं।
ठीक है जी, शॉर्टकट तरीका हम यूज करते हैं इसको, इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इनसाइट में क्या होता है, सडन रियलाइजेशन। मैंने आपको पोलर इनसाइट लर्निंग भी समझाई थी, आहा मूवमेंट इसे हम बोलते हैं। ठीक है जी, तो इनसाइट इनसाइट मेथड भी होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, आहा मूवमेंट। ठीक है जी, बाहर का शोर आ रहा है, आई होप आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, मैं भी इस शोर में करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है जी, सडन रियलाइजेशन, आहा मूवमेंट, दैट मीन्स इनसाइट लर्निंग से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कि एकदम से अचानक से आपको कोई आइडिया आ गया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो वो है इनसाइट लर्निंग। एग्जाम्पल के लिए यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला को यूज कर रहे हो तो एल्गोरिदम वर्सेस मेंटल एस्टिमेशन, की एस्टिमेट लगा के आप ह्यूरिस्टिक अप्रोच लगा रहे हो। जैसे मान लो 7.5 है तो आप इसको 7.5 को क्या लिख देते हो, 8 लिख देते हो। ठीक है जी, 7.5 का मतलब 8, आपने एस्टिमेट कर लिया कि आंसर इज 8, तो एस्टिमेशन लगाकर आप ह्यूरिस्टिक अप्रोच अपनाते हो। तो ये भी एक मेथड हो गया। तो ये सारे मेथड्स आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रिएटिव थिंकिंग एंड फोस्टरिंग क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिव थिंकिंग एंड फोस्टरिंग क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग में क्या होता है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज। इसमें इसमें हम क्या करते हैं, नए नई एबिलिटीज, नए नए आइडियाज क्रिएट करने की अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी है तो दैट मीन्स हमारी थिंकिंग कैसी है, क्रिएटिव थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग इसे हम बोलते हैं। कन्वर्जेंट में तो देखो हमारा माइंड श्रिंक हो जाता है, कम सोच पाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब ओपन माइंडेड होता है। ठीक है, मतलब हम एक्सप्लोर कर पाते हैं मल्टीपल सॉल्यूशंस को, एक ही सॉल्यूशन पर नहीं अटके रहते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर कर पाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है जी, तो अगर आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग है तो उसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग में काउंट करेंगे। अगर आपकी श्रिंकिंग थिंकिंग है तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, मतलब आप ज्यादा तरीके नहीं सोच पाते किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। वेज टू फोस्टर क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को फोस्टर करने के तरीके कौन से हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, ओपन माइंडेडनेस या सपोर्टिव एनवायरनमेंट अगर मिले तो आपकी थिंकिंग क्रिएटिव हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए आपने एक नया ऐप डिजाइन कर दिया, या फिर इन्वेंटिंग अ टाइम सेविंग टूल, टाइम सेविंग टूल इन्वेंट कर दिया, तो आपने एक नई खोज कर दी, तो मतलब आपका दिमाग बहुत क्रिएटिव है, आपकी थिंकिंग बहुत क्रिएटिव है, आपने एक नई खोज कर दी। ठीक है जी, नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, हम ऑल्टरनेटिव्स में से चूज करते हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं और उसमें से चूज करते हैं चीजों को और फिर हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है जी, जजमेंट में क्या होता है, इवेल्युएटिंग इन्फो टू फॉर्म ओपिनियन और मेक प्रिडिक्शंस। इसका मतलब क्या है कि जजमेंट में हम किसी भी बात पर अपने ओपिनियन बनाते हैं, इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करके, इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करके हम ओपिनियन देते हैं, और प्रिडिक्शन मतलब आगे के बारे में बता सकते हैं। इंफॉर्मेशन के थ्रू, इंफॉर्मेशन के बेस पे हम आगे के बारे में भी बता सकते हैं। तो ये है जजमेंट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंस, बायसेस एंड रिस्क इवोल्यूशन, रिस्क इवेल्युएशन। तो ये है फैक्टर्स जो डिसीजन मेकिंग और जजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए चूजिंग बिटवीन कॉलेजेस बेस्ड ऑन फीस, लोकेशन एंड रेप्यूटेशन, कि दो कॉलेजेस के बीच में से आपको एक कॉलेज चुनना है, तो आपको डिसीजन लेना है किस बेस पर ले रहे हो आप, फीस मतलब इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करते हुए कि किसकी फीस कम है, किस कॉलेज की, कौन सी लोकेशन मेरे लिए सुटेबल है, और कौन सा रेप्यूटेड कॉलेज है। तो ये सारे फैक्टर्स को आप ध्यान में रखते हुए कॉलेज अपने लिए चूज कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है डिसीजन मेकिंग का, कि आप इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करते हुए अपने ओपिनियन बना रहे हैं और आगे का डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करें तो रिसेंट ट्रेंड्स इन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं कौन कौन से हैं, कि हम एआई में यूज करते हैं थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, और कॉग्निटिव साइंस मॉडल्स का भी यूज करते हैं थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, मेटा कॉग्निशन पर फोकस करते हैं। मेटा कॉग्निशन क्या होता है कि हम खुद से अपने अपने अंदर की चीजों को खुद ही समझ पा रहे हैं, खुद से खुद के ओपिनियंस को हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, अपने ब्रेन को, अपने ब्रेन की पावर को समझ पा रहे हैं, अपने आप को समझ पा रहे हैं, मेटा कॉग्निशन।
ठीक है, मेटाकॉग्निशन आपको समझ आ गया, तो हम मेटाकॉग्निशन पे भी फोकस करते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि मेटाकॉग्निशन जो है प्याजे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होती है मेटाकॉग्निशन। ये भी ध्यान रखना, ये मैं बताना भूल गई थी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में मेटाकॉग्निशन डेवलप होता है। ठीक है, प्याजे की जो फोर्थ स्टेज थी। तो थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग, खुद की थिंकिंग के बारे में सोचना। एम्फेसिस ऑन इमोशनल इंटेलिजेंट इन डिसीजन मेकिंग, तो इस पर भी एम्फेसाइज किया जा रहा है। डिसीजन मेकिंग में हम इमोशनल इंटेलिजेंस का भी यूज कर रहे हैं रिसेंट ट्रेंड्स में। एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोचेस, और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोचेस को भी फॉलो कर रहे हैं। ये रिसेंट ट्रेंड्स थे। नेक्स्ट आपका लास्ट में पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विद एग्जांपल, करा दिया मैंने आपको। टाइप्स एंड प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी करा दिया। व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या क्या हिंड्रेंस जो मैंने बताए थे, हिंड्रेंस क्या क्या आ सकते हैं, बैरियर्स क्या होते हैं। डिफाइन क्रिएटिव थिंकिंग एंड सजेस्ट वे टू एनहेंस इट, डिस्कस जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इन लाइफ। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको 200 वर्ड्स में देने हैं। ठीक है जी, और ये सारे पीवाईक्यूज हैं, पिछले सालों में आ चुके हैं। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 9 पढ़ेंगे, यूनिट 9 मोटिवेशन एंड इमोशन। इसमें हम मोटिवेशन थ्योरीज, बायोलॉजिकल एंड सोशल मोटिव्स एंड इमोशनल प्रोसेस को पढ़ेंगे, और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे, साथ में पीवाईक्यूज भी पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।